मेरा पति नौकरी के काम की वजह से विदेश चला गया और मुझे ससुर जी के साथ शहर से गांव जाने के लिए कहा। हमारे परिवार में हम तीनों ही रहते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी सास की मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन मैं ससुर जी के साथ गांव जाने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते होटल पर चाय पीने के लिए गाड़ी रुकाई और उसी होटल में रूम बुक करके जो किया वो आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और हम एक बड़े शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति यहाँ सरकारी कर्मचारी है। हमारे घर में मैं, मेरे पति और मेरी सास तीन लोग रहते हैं। मेरी सास की मौत मेरी शादी से पहले हो गई थी। हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ससुर और मेरे बीच यह सब कुछ होगा। एक दिन मेरे पति ने मुझे फ़ोन किया और कहा, अंजलि, तुम्हें कुछ काम से बाबा के साथ गांव जाना है। मैंने कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ सकते? फिर पति ने कहा, अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे आजकल ऑफिस के काम से विदेश जाना है, कोई चारा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है राकेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पति ने कहा, पत्नी, हमें अपनी प्रॉपर्टी पर काम करना है और वह बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, ठीक है राकेश, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। राकेश ने कहा, अंजलि, तुम्हें बस बुधवार से रविवार बाबा के साथ बिताना है। गुरुवार को काम करना है और रविवार को वापस आना है। तुम्हें एक नया चेंज भी मिलेगा। अपना गांव बहुत सुंदर और बड़ा है। मैंने कहा, ठीक है राकेश, चिंता मत करो, मैं अपने ससुर जी के साथ चली जाऊंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे ससुर वालों की, यानी मेरे ससुर की। उनकी उम्र लगभग 65 साल है, लेकिन इस उम्र में भी वो लंबे, मजबूत और अच्छी बॉडी वाले हैं। हमारा बिजनेस अच्छा है। हमारा परिवार अपर मिडिल क्लास है। हमारे परिवार में सब कमाते हैं, इसलिए हमारे पास कार और बंगला है। मेरी एक बेटी है, लेकिन उनका जन्म सिचुएशन सेक्शन से हुआ। खैर, जब मेरे पति ने मुझे अपने गांव चलने को कहा तो मुझे अंदर से थोड़ी खुशी हुई। उस रात मैं रक्षाबंधन पर गांव जाने की तैयार करने लगी। फिर मैं अपने ससुर के कमरे में गई। घर पर मैं हमेशा सिर पर पदर पहनती थी। हमारे घर में एक रिवाज था कि औरतें बिना सिर पर साड़ी पहने किसी मर्द के सामने नहीं जाती थी। हाँ, मैं बहुत संस्कारी सुन गई हूँ। तो अब मैं अपने ससुर के कमरे में आई, लेकिन मेरे ससुर मूवी ही देख रहे थे। मैंने कहा, ससुर जी, ज़्यादा देर तक मोबाइल मत देखो, हमको कल सुबह गांव जाना है, आपने बताया था ना। मैंने भी अपने ससुर के बैग में कुछ सामान रख दिया था, लेकिन अब मेरे ससुर वीडियो पढ़ने के बजाय कहीं और देख रहे थे। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मेरा नाम अंजलि है। घर पर लोग मुझे अंजू कहते थे। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। मैं बहुत गोरी, थोड़ी लंबी और भरी हुई हूँ। मेरा नाक बहुत सीधी है और मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं 35 साल की हूँ और देखने में बहुत अच्छी हूँ। मेरी हाइट 5.6 इंच है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर की आंखें कैसी होगी। हाँ, मेरी आंखें बहुत ही लाजवाब है, बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी पपीती जैसी है। मैं एक मॉडल हूँ, एक मराठी फिल्म की हीरोइन जैसी। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मेरा अंदाजा हो जाए। उस दिन बुधवार आया और हम थोड़ी देर से निकले। हम कार से गए थे। मेरे ससुर जी कार चला रहे थे। बारिश का दिन था, इसलिए कार धीरे धीरे चला रहे थे। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। मेरे ससुर ने कार किनारे लगा दी। हम थोड़ी देर कार में बैठे रहे, लेकिन बारिश तेज होती जा रही थी। किनारे एक चाय की दुकान थी। हम होटल गए और चाय मंगवाई। थोड़ी देर बाद वेटर चाय ले आया। हम एक अच्छी सी मेज पर बैठ गए और चाय पीने लगे।
मैंने ससुर जी के तरफ देखा तो वो मेरी गर्दन के निचले हिस्से को घूर रहे थे। अब शाम हो चुकी थी। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। बहुत तेज हवा भी चल रही थी। इसलिए हमने उस रात होटल में ही रुकने का फैसला किया और एक कमरा बुक कर लिया। हम उसी कमरे में रुके। हम अंदर आए। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों वाला एक छोटा और साफ कमरा था। फिर हमने खाना मंगवाया और साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। वहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर था। अब हमें साथ ही सोना था। इसलिए मैंने कहा, ससुर जी, आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं शॉल ओढ़कर नीचे सो जाती हूँ। ससुर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने कहा, मैं नीचे सो रही हूँ। उसने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों बिस्तर पर ही सो जाते हैं, क्योंकि कमरे में एक ही कंबल है। मैंने ससुर जी की बात सुनी और सोचने लगी कि ये सब ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन मैंने झिझकते हुए हाँ कह दी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी चल रही थी। ससुर जी एक तरफ लेटे थे और मैं दूसरी तरफ, लेकिन बिस्तर पर एक ही कंबल होने के कारण हमारे बीच की दूरी बहुत कम थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की बूंदें और तेज हवा की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ससुर जी करवट बदलकर मेरी तरफ मुड़े और उनकी नजरें लगातार मुझ पर ही टिकी हुई थी। मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। तभी अचानक ससुर जी का हाथ कंबल के अंदर थोड़ा सरका और अनजाने में ही सही उनका स्पर्श मेरी पीठ से हुआ। उस स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में एक सिरस सी दौड़ गई, लेकिन मैं चुपचाप पड़ी रही ताकि उन्हें लगे कि मैं सो रही हूँ। कुछ ही मिनटों बाद उनकी सांसों की गर्माहट मुझे अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस होने लगी। वे धीरे धीरे मेरे और करीब खिसक रहे थे और मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा था। मेरे मन में एक तरफ अपने संस्कार और पति का विश्वास था, तो दूसरी तरफ उस बंद कमरे का माहौल और ससुर जी का यह बदला हुआ रूप मुझे अंदर तक हिला रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मेरा नाम पुकारा, अंजू, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने हौले से अपना हाथ मेरे कमरे पर रख दिया और उस पल मुझे समझ आ गया कि आज की यह तूफानी रात मेरी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ लाने वाली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका हाथ अपने कमरे पर महसूस होते ही मेरी सांसें मानो थम सी गई। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि सोए रहने का नाटक जारी रखूं या तुरंत उठकर दूर हट जाऊं। मेरे अंदर का संस्कारी रूप और पति का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, लेकिन कमरे का वो सन्नाटा और ससुर जी का लगातार बढ़ती नजदीकी मुझे बांध रही थी। उन्होंने मेरे कान के पास बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, अंजू, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कब से खुद को रोक रहा था। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। एक तरफ समाज, परिवार और अपनी मर्यादा का डर था, तो दूसरी तरफ उस बंद कमरे के माहौल का एक अजीब सा आकर्षक था जो मुझे पूरी तरह बेबस कर रहा था। उनका हाथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मुझे एहसास हो गया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। उन्होंने पल्लू को पूरी तरह से किनारे कर दिया और उनका स्पर्श मुझे साफ महसूस होने लगा। उस छुअन में एक अजीब सी गर्माहट और बेसब्री थी जिसने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी।
मैं चुपचाप लेटी रही। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर उनकी हर एक हरकत को महसूस कर रहा था। उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमाया और अब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। कमरे में पसरे हल्के अंधेरे में भी उनकी आंखें में छिपी प्यास और दीवानगी साफ दिखाई दे रही थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की कड़क के साथ ही कमरे के अंदर दो शरीरों की दूरी पूरी तरह मिट चुकी थी। ससुर जी के इस अप्रत्याशित और उग्र रूप ने मुझे पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया था और मैं सब कुछ भूलकर उस तूफानी रात की आगोश में समाती चली गई। ससुर जी की नजदीकिया से घबराकर और माहौल के खिंचाव से खुद को बचाने के लिए मैंने तुरंत एक रास्ता निकाला। मैंने धीरे से ससुर जी को पीछे ढकेला और अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, ससुर जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, गला सूख रहा है, मैं जरा पानी पी लूं। इतना कहकर मैं तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। ससुर जी ने थोड़ी हताशा और भारी सांसों के साथ मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। कमरे के कोने में रखी मेज पर जग और गिलास खड़ा रखा था। मैं भागकर वहां पहुंची और कांपते हाथों से गिलास में पानी उड़ेला। पानी पीते पीते मेरी नजरें खिड़की के शीशे पर पड़ी, जहां बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और शीशे में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी और दिल सीने से बाहर आने को बेताब था। एक पल के लिए मैंने ठंडे पानी की कुछ बूंदें अपने चेहरे और गर्दन पर लगाई ताकि मेरा दिमाग शांत हो सके। पानी पीने का यह बहाना मुझे उस बेकाबू होते पल से थोड़ा अलग करने और सोचने का मौका दे गया था। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो ससुर जी अभी भी बिस्तर पर बैठे लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। पानी पीकर जब मैं पलटी तो देखा कि ससुर जी बिस्तर पर बैठे हुए लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें में वही अजीब सा खिंचाव और बेसब्री साफ झलक रही थी। मैंने गिलास वापस बेंच पर रखा और मन ही मन खुद को संभलने की कोशिश करने लगी। माहौल इतना भारी और तनावपूर्ण हो चुका था कि कमरे में वापस बिस्तर तक जाने में मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर बहुत ही धीमा आवाज में कहा, ससुर जी, रात बहुत हो गई है और कल सुबह हमें गांव के लिए जल्दी निकलना भी है। अब हमें सो जाना चाहिए। लेकिन ससुर जी ने मेरी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वे बिस्तर से उठे और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके इस तरह पास आने से मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने बेहद नरम लहजे में कहा, अंजू, डरो मत। मैं जानता हूँ कि तुम संस्कारी हो, लेकिन इस वक्त यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। इतना कहकर उन्हें फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों की मजबूती और उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे समझ आ गया था कि पानी पीने का बहाना सिर्फ कुछ पलों की ही राहत दे पाया था और इस तूफानी रात का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। ससुर जी की बात सुनकर मैंने तुरंत अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ा लिया। मेरा दिल घबराहट और शर्म से बैठा जा रहा था। मैंने उनसे थोड़े फासले पर खड़े होकर सिर नीचे कर लिया और बेहद गंभीर आवाज में कहा, ससुर जी, यह सही नहीं है। आप मेरे पिता समान हैं और मेरे ससुर हैं। मैं यह सब कभी नहीं कर सकती। मेरे मन में अपने संस्कारों, मर्यादा और अपने पति राकेश का चेहरा घूम रहा था। एक बहू होने के नाते अपने ससुर के साथ इस तरह के रिश्ते की कल्पना करना भी मुझे बहुत अजीब और गलत लग रहा था। मेरा पूरा शरीर झिझक और असहजता से भर गया था। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, ससुर जी, हमारे घर में हमेशा एक मर्यादा रही है। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मेरे ससुर हैं, इसलिए मेरे मन में आपके लिए सिर्फ आदर और सम्मान है। कृपया
इस तरह बातें मत कीजिए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम अपनी अपनी सीमाओं में रहे। मेरी कड़कड़ाहट और साफ इनकार को देखकर ससुर जी एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई देने लगी और कमरे में फिर से एक गहरा सन्नाटा छा गया। मेरी बात सुनकर ससुर जी चुपचाप बिस्तर के एक कोने में जाकर लेट गए, लेकिन कमरे में फैली चुप्पी बहुत भारी महसूस हो रही थी। उस रात मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। मैं करवटें बदलती रही और हर पल यही प्रार्थना करती रही कि किसी तरह सुबह हो जाए। डर, घबराहट और एक अजीब सी असहजता के साए में आखिरकार जैसे तैसे वह भयानक रात बीती गई। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आने लगी तो मैंने राहत की सांसें ली। लेकिन जब मेरी नज़र ससुर जी पर पड़ी तो वे उठकर बैठ चुके थे और उनकी नज़रों का वही पुराना अंदाज अब भी मुझ पर टिका हुआ था। रात की शर्मिंदगी का उनके चेहरे पर नामो निशान नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी जिद साफ दिखाई दे रही थी। होटल से बाहर निकलते वक्त और कार में बैठते समय भी उनकी हरकतों में वही बेबसी महसूस हो रही थी। रास्ते पर वे बार बार शीशे से मुझे ही देख रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर यही अच्छी तरह समझ आ रहा था कि भले ही रात निकल गई हो, लेकिन ससुर जी इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं थे। उनके मन में बैठा यह तूफान आने वाले दिनों में गांव पहुंचकर और बड़ा रूप लेने वाला था। गांव की तरफ बढ़ती कार में सन्नाटा छा हुआ था, लेकिन ससुर जी की लगातार मुझ पर टिकी नजरों से कार का माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ था। वे रास्ते पर जानबूझकर ऐसे मोड़ पर अचानक ब्रेक लगाते जिससे मेरा झुकाव उनकी तरफ हो जाए। हर बार जब वे ऐसा करते तो रियर व्यू मिरर मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट तैर जाती, जिससे मेरी घबराहट और बढ़ जाती। आखिरकार दोपहर तक हम गांव वाले बंगले पर पहुंच गए। गांव का घर बहुत बड़ा और शांत था। आसपास कोई पास का पड़ोसी भी नहीं था, जिससे मेरा दिल और बैठने लगा। कार से सामान उतारते समय ससुर जी ने मदद करने के बहाने फिर से मेरा हाथ छूने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और भारी कदमों से सामान लेकर घर के अंदर चली गई। घर में दाखिल होते ही ससुर जी ने मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उनकी आवाज़ पूरे सूने घर में गूंज गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, अंजू, शहर की बात अलग थी, लेकिन यहाँ गांव में हमारा सिवा रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी? उनकी यह बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यह साफ समझ आ गया था कि होटल की रात तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली मुसीबत तो अब इस बड़े और सुनसान बंगले में शुरू होने वाली थी। ससुर जी की बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। वे धीरे धीरे मेरे करीब आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में इस बार कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी याचना और लाचारी दिखाई दे रही थी। उन्होंने बहुत ही कांपती और गिड़गिड़ाती आवाज में मुझसे विनती करना शुरू किया, अंजू, मेरी बात सुनो। तेरी सास को गुजरे हुए सालों बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैं कितना अकेला और उदास जीवन जी रहा हूँ, यह कोई नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक बार मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। वे और करीब आकर बोलने लगे, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं सब दूंगा। इस परिवार की हर संपत्ति, कार, बंगला सब तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें इस घर में एक महारानी की तरह रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दूंगा। बस मेरी एक तड़प को समझो। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। एक तरफ उनकी उम्र और गिड़गिड़ाना था,
तो दूसरी तरफ उनकी यह नाजायज मांग। वो एक ससुर होकर अपनी बहू के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, जिससे मुझे बेहद घिन और डर महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस इंसान को कैसे समझाऊं, जो अपनी हवस के आगे रिश्ते की मर्यादा तक भूल चुका था। ससुर जी की गिड़गिड़ाहट और उनकी बातें सुनकर मेरे मन में अचानक विचारों का एक बवंडर उठने लगा। मेरी शादी को कई साल बीते चुके हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं मां बनने का सुख हासिल नहीं कर पाई थी। इस बात का मलाल मुझे हमेशा अंदर ही अंदर कचोटता रहता था और समाज ताने देने से कभी पीछे नहीं हटता था। मैं काफी देर तक शांत रहकर सोचने लगी। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि अगर मुझे कोई कदम उठाना ही पड़े या कोई रास्ता चुनना ही हो, तो किसी बाहरी अनजान इंसान के पास जाने या बाहर कोई गलत काम उठाने से कहीं बेहतर है कि मैं अपने ही घर में यह सब देखूं। आखिर ससुर जी भी इस खानदान के ही है और तंदुरुस्त है। यह सोचकर मेरे मन की झिझक थोड़ी ढीली पड़ने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और ससुर जी की तरफ देखा, जो अभी भी उम्मीद भरी नजरों से मुझे निहार रहे थे। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि बाहर अपना नाम खराब करने या किसी गैर मर्द के पास जाने से तो अच्छा ही है कि एक बार यह रास्ता आजमा कर ही देख लूं। मैंने अपने पल्ले को संभाला और भारी मन से लेकिन एक कड़े फैसले के साथ ससुर जी से कहा, ठीक है ससुर जी, अगर यही आपकी जिद है तो मैं तैयार हूँ। मैंने ससुर जी की तरफ देखा और बहुत ही कड़े लहजे में कहा, ठीक है ससुर जी, लेकिन मेरी एक सख्त शर्त है। यहाँ जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। इसके बाद आपको यह सब हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा और हम फिर से एक पुराने ससुर बहू की तरह मर्यादा में रहेंगे। मेरी बात सुनकर ससुर जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने बिना पल गवाए तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोले, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अंजू। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को इस कदम के लिए तैयार करने लगी। हालांकि दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने फैसले पर कायम रहते हुए ससुर जी को इशारा कर दिया। ससुर जी ने आगे बढ़कर मुझे अपने करीब खींच लिया और वर्षों से संजोए अपने सारे संस्कारों और मर्यादा को एक तरफ रखकर मैंने भी उस पल खुद को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया। लेकिन अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कमरे में पसरा सन्नाटा एक झटके में टूट गया। ससुर जी और मैं दोनों पूरी तरह चौंक गए। ससुर जी का हाथ वही थम गया और उनके चेहरे की रौनक पल भर में उड़ गई। मेरी सांसें अटक गई और घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? ससुर जी ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने जल्दी से अपना पल्लू संभाला और खुद को ठीक किया। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अंजू, बाबा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति राकेश की थी। हम दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। राकेश को तो विदेश की फ्लाइट पकड़नी थी। वह इस वक्त गांव के बंगले पर कैसे पहुंच सकता था? ससुर जी ने घबराकर इशारे से मुझे शांत करने को कहा और खुद जाकर कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर राकेश खड़ा था, हाथ में ट्रॉली बैग और चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। राकेश ने अंदर कदम रखा, ससुर जी के पसीने से तरबतर चेहरे को देखा, फिर मेरी तरफ घुमा और मुस्कुराते हुए बोला, अंजू, मेरी विदेश की मीटिंग अचानक कैंसिल हो गई थी। सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दे दूं, पर लगता है सरप्राइज मुझे मिलने वाला था। राकेश की इस एक बात ने कमरे के पूरे माहौल को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया।
उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी शातिरी समझ थी जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह सब कुछ जानता है, शायद पहले से ही। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अगली कहानी भाग 2 में बताने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।